जब मेरे सामने आया करो तो कुछ ढंग के कपड़े पहन लिया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो। गांव के कोने में बसी एक छोटी सी दुनिया में 18 साल की अनीता की शादी उसके घर वालों ने 30 साल के विक्रम से कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि विक्रम के बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए कोई चाहिए था और अनीता एक बेहद गरीब घर की लड़की थी। इसलिए उसे पूछे बिना ही उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया। विक्रम कभी भी उसके करीब नहीं आया था क्योंकि उसे तो अपने माँ बाप के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। वह उसे मिल गई थी, लेकिन एक रात तेज बारिश हो रही थी। अनीता अपने कमरे से नहीं निकली। उसने विक्रम के माँ बाप को दवाई भी नहीं दी थी। विक्रम गुस्से में अनीता के कमरे में चला गया। उसने देखा कि अनीता बुखार में बुरी तरह तड़प रही थी और सर्दी के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सर्दी दूर करने के लिए वह उसके कंबल में घुस गया ताकि उसे गर्मी दे सके। लेकिन फिर धीरे धीरे हवेली के आंगन में चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। दो नौकरानियां हाथ में झाड़ू पकड़े आंगन की साफ सफाई कर रही थी, जबकि एक नौकरानी हाथ में डस्टर पकड़े शीशों पर लगी हुई धूल हटा रही थी। अनीता एक कंधे पर शोर डाले नौकरानी से अपनी निगरानी में काम करवा रही थी। साथ ही साथ कभी कभी खुद भी काम करने लग जाती। दिसंबर का आखिरी वक्त चल रहा था। कुछ दिन अच्छी धूप निकली थी और फिर कल शाम आंधी आई थी। साफ सुथरी, खूबसूरत और चमचमाती हुई हवेली पर धूल मिट्टी की परत चढ़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद पापा की आवाज आई तो अनीता हवेली के कमरे की ओर बढ़ गई। पापा हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटे हुए थे और अनीता को बुला रहे थे। वह उसे अपने लिए नहीं बल्कि मम्मी जी के लिए, जरूरत के लिए बुला रहे थे। जो चश्मा नाक पर चढ़ाई स्वेटर बुनने में मगन थी। अनीता ने मम्मी जी के पास बैठकर लाड़ से कहा, मम्मी जी, आपको कितनी बार कहा है कि आप ये काम ना किया करें। इतनी देर तक देखने से आपके सिर में दर्द होने लगता है। अनीता की इतनी फिक्र देखकर मम्मी जी मुस्कुरा दी। तो क्या हुआ, अगर सर में दर्द हो जाएगा? तुम हो ना, सर में तेल की मालिश कर दोगी तो दर्द ऐसे ही गायब हो जाएगा, मम्मी जी ने एक चुटकी बजाते हुए कहा। तो अनीता उनकी मासूमियत पर हंस पड़ी। ठीक है, अब आप ये स्वेटर रख दीजिए, बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। लॉन की सफाई हो जाए तो मैं आप दोनों को वहीं ले चलती हूँ। कुछ वक्त बाद अनीता मम्मी जी और पापा को लेकर लॉन में आ गई। मम्मी पापा काफी वक्त बाद लॉन में आए थे, इसीलिए उनकी तबीयत काफी फ्रेश लग रही थी। उसने किचन में जाकर कुछ फल काटे और उनके लिए भिजवा दिए। फिर खुद कमरे में आकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। उन कपड़ों पर धूल जम गई थी। उसने एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम में शावर लेने चली गई। वो शावर लेकर बाहर निकली तो एकदम सटपटा कर रह गई, क्योंकि सामने बेड पर ही विक्रम बैठा हुआ था। अनीता का सूट हल्के रंग का था, गीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। कमीज आगे से भी शरीर से चिपक गई थी। पीछे गला काफी बड़ा था जिसकी डोरियां अभी फिलहाल खुली हुई थी। दुपट्टा बिस्तर पर विक्रम के पास ही पड़ा था। वह अपनी जगह पर सकेत खड़ी थी, ना आगे जा सकती थी और ना ही वॉशरूम में वापस जा सकती थी। विक्रम खुद ही उठा और उसका दुपट्टा हाथ में लेते हुए उसके सामने आया। अनीता की धड़कनें थम गई। हाथ बढ़ाते हुए विक्रम ने उसके गीले बालों को छुआ। वो सीधे अनीता की आंखों में देख रहा था। अनीता कभी नजर उठाकर उसके चेहरे की ओर देखती तो कभी उसकी पलकें झुक जाती। ये मंजर बेहद हसीन था। अनीता के चेहरे पर शर्म की लाली फैली हुई थी और उसका सारा वजूद विक्रम की नजरों के घेरे में था। भीगा हुआ वजूद बेहद दिलकश लग रहा था। लंबे गीले बाल कुछ पीठ पर बिखरे थे और कुछ आगे की तरफ आए हुए थे। बालों की कुछ आवारा लटें
भीग कर गर्दन से चिपकी हुई थी। दूधिया रंगत पर गीले बाल बेहद हसीन लग रहे थे। विक्रम ने आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पर चिपके हुए बाल हटा दिए। गर्दन पर विक्रम की उंगलियों का स्पर्श महसूस करते ही अनीता ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में अजीब सी खुमारी और नशा उतरने लगा था। विक्रम भी अनीता की कुर्बत में बहकने लगा। हाथ आगे बढ़ाकर उसने अनीता की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब ले लिया। अनीता के पूरे वजूद पर कंपकपी हो गई। शर्म से चेहरा लाल पड़ गया, पलकें झुक गई। धूप छांव का ये मेल विक्रम के दिल में उतरता जा रहा था। उसके लिए अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। भीगी हुई गर्दन बेहद हसीन लग रही थी और उस नरम गोरी गर्दन पर काला तिल और भी गजब ढा रहा था। विक्रम का दिल करने लगा कि वो उसकी गर्दन को अपने होठों से छू कर देखे। दिल की पुकार पर हाँ कहते हुए विक्रम अनीता की गर्दन पर झुक गया और हर जगह अपना नरम स्पर्श बिखेरने लगा। नरम रुई जैसी गर्दन पर अपने होठ रखते ही विक्रम को ऐसा लगा जैसे बदन में करंट दौड़ गया हो, जबकि अनीता तो बर्फ के एक पुतले में बदल चुकी थी। वो विक्रम से हमेशा डरती रहती थी, इसलिए विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थी, मगर विक्रम की शिद्दत को सहना भी उसके लिए बेहद कठिन था। विक्रम उसकी कमर के घेर को और मजबूत करते हुए उसे ऊपर उठा चुका था। वो बहुत छोटी सी थी, विक्रम के कंधों तक भी बहुत मुश्किल से आती थी। नरम, नाजुक और पतला सा वजूद उठाना विक्रम के लिए बाएं हाथ का खेल था। अनीता, जो विक्रम की शिद्दतों के साथ बहक रही थी, उसकी गोद में उठाने पर अचानक होश में आई और जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे होश दिलाने लगी, मगर वह पूरी तरह मदहोश हो चुका था। अनीता का दुपट्टा उसने अभी तक हाथ में पकड़ा हुआ था और दाएं हाथ की मुट्ठी में लपेटा हुआ था। अनीता को यूं कंफ्यूज देकर वह उसका दुपट्टा लौटाने आया था, मगर वह उसके हुस्न के जादू में पूरी तरह खो चुका था। अब वह खुद पर काबू खोते हुए बुरी तरह बहकने लगा था। साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दें, मुझे डर लग रहा है। उसने आंखों को जोर से बंद कर रखा था। वो जो अभी तक उसके नरम गुलाबी होठों पर फोकस किए हुए था, अचानक ही होश की दुनिया में लौट आया और जल्दी से अनीता को नीचे उतार दिया और पीछे हट गया। हैरत भरी निगाहों से वो अनीता को देख रहा था। वो कैसे उसकी खूबसूरती में बह गया, उसे खुद भी समझ नहीं आया था। तेज रफ्तार की धड़कनों को उसने मुश्किल से संभाला। होश वापस लौटा तो उसने झट से दुपट्टा अनीता की तरफ बढ़ा दिया और सपाट लहजे में बोला, जब भी मेरे सामने आया करो तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो, वरना मैं बहक जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो। ये जुमला नहीं था, एक दर्द भरी चेतावनी थी जो अनीता की रीढ़ की हड्डी तक उतर गई थी। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। जी सही है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी, कहते हुए अपना दुपट्टा पकड़ते ही कमरे से भाग गई और विक्रम ना चाहते हुए भी अनीता की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो लड़की बेहद हसीन होने के साथ साथ बेहद मासूम और संवेदनशील थी। उसमें अपनापन और जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती थी, ना ही किसी से बदतमीजी कर सकती थी। थोड़े ही समय में विक्रम को अनीता की कई खूबियों का अंदाजा हो चुका था, मगर इस वक्त वो सिर्फ उसकी डरपोक और भोली सी नेचर को सामने रखता था और बाकी सभी खूबियों को पीछे छोड़ देता था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जब वह कमरे से बाहर आया तो नौकरानी ने बताया कि मम्मी, पापा और अनीता तीनों लॉन में बैठे हैं। अनीता मम्मी जी की किसी बात पर जोर से हंसते हुए बार बार उनके गाल खींच रही थी, जबकि पापा उन दोनों को बनावटी गुस्से से घूर रहे थे। पापा जी, क्या बात है? इस उम्र में भी आप जलन महसूस कर रहे हैं। मैं तो लड़की हूँ और लड़की लड़कियों को गले लगा सकती है।
उन्हें चूम भी सकती है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? और ना ही कोई बंदिश है। और मम्मी जी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बस मेरा मन करता है उनके साथ हंसने का, बोलने का, शरारतें करने का। अनीता खिलखिलाकर हंस रही थी और बात करते हुए मम्मी जी के गाल चटाचट चूम रही थी और पापा इसी बात पर जलन महसूस कर रहे थे। विक्रम मुस्कुरा दिया। ये मंजर कितना खूबसूरत और मुकम्मल था। उसका दिल किया कि वह आगे बढ़कर इस मंजर का हिस्सा बन जाए। मगर तभी अनीता का चेहरा धुंधलाने लगा। लॉन में एक नया मंजर बनता जा रहा था, जिसने उसके कदम वहीं रोक दिए। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और जबड़े भीज गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद की और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा, मगर वह कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वो चुपचाप वापस हवेली की ओर मुड़ गया, मगर पापा जी की नजर उस पर पड़ चुकी थी और इसीलिए उन्होंने तुरंत आवाज दे दी, विक्रम बेटा, तुम कब आए और अब कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। पापा जी की आवाज के साथ ही जब अनीता ने उसे एक नजर उठाकर देखा, तो कमरे में हुआ वो पल याद आ गया जब विक्रम उसके बेहद करीब हुआ था। अचानक से उसे अपनी गर्दन पर विक्रम के दहकते लबों का स्पर्श महसूस होने लगा और इस एहसास के साथ ही उसके गाल तपने लगे। शर्म की लाली उसके चेहरे पर फैल गई। पलकें शर्म के मारे लज उठी और खुद ब खुद नीचे झुक गई। माया जी उसके चेहरे को गौर से देख रही थी, दिल से दिल को जानने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उनका बेटा अपनी बीवी के दिल में अपने लिए कोई एहसास जगाने में कामयाब हो ही गया था। विक्रम लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर आकर बैठा और सिर झुका लिया। माया जी और बनवारी लाल जी उससे हाल चाल और बाकी कामों के बारे में पूछने लगे। वो उन दोनों के सवालों का जवाब देते हुए कभी कभी एक नजर उठाकर अनीता को देख लेता था और अनीता उसकी नजरों से बुरी तरह घबरा रही थी और फिर अनीता ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। वो जल्दी से उठकर किचन में गई, कॉफी का मग बनाकर नौकरानी को दे दिया कि वह विक्रम को दे आए और खुद अपने कमरे में लौट आई। आईने में अपना अक्स देखा और गर्दन पर पड़ा हुआ सुर्ख निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर अनीता को विक्रम की शिद्दतें याद आ गई और वो मुस्कुरा दी। उसकी गर्दन पर पड़ा वो निशान बहुत ही ज्यादा सुर्ख और गहरा हो रहा था। दिल अनजाने ही सपने सजाने लगा, ये सोचे बगैर कि विक्रम कभी उसकी किस्मत का सितारा नहीं बन सकता। वो तो विक्रम के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। कहाँ विक्रम आसमान का चमकता हुआ चांद और कहाँ अनीता जमीन की खाक। दोनों का मिलन नामुमकिन था। ना जाने क्यों अनीता की आंखों से आंसू टूटकर गालों पर लुढ़क आए, जिसे अनीता ने चुपके से साफ कर लिया और दिल से विक्रम को अपने मुकद्दर का सितारा बनाने के लिए अपने रब से फरियाद करने लगी। क्या मेरी जिंदगी में खुशियां दस्तक देंगी या इसी तरह मैं बिना खुशियों के अपनी जिंदगी गुजार दूंगी? हे ईश्वर, आप मुझ पर कब मेहरबान होंगे और कब मुझे विक्रम की मोहब्बत मिलेगी? वो विक्रम की चाहत में तो डूब चुकी थी, मगर बदले में उसे कभी भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला। ये अलग बात थी कि उसने कभी विक्रम के सामने कोई पहल नहीं की थी। स्वाभाविक झिझक के अलावा पहली रात में की गई विक्रम की बातें भी उसके दिल में गड़ी हुई थी। पहली रात ही विक्रम ने उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके बाद अनीता ने विक्रम को चाहा तो बेइंतहा, मगर कभी भी उससे कोई उम्मीद नहीं रखी। मगर आज विक्रम के करीब आकर उसने एक बार फिर उसे अपने जादू में बांध लिया था। ना जाने क्यों जब वो करीब आया तो अनीता को ऐसा लगा जैसे वो भी उससे मोहब्बत करने लगा है और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके करीब आया है।
मगर जब उसने दुपट्टा पकड़ाते हुए सख्त लहजे में वो बात कही, तब उसकी सारी खुशियां हवा हो गई। वो खुद पर अफसोस करने लगी कि क्या वह एक आदमी की प्यार के लिए इतनी बावली होती जा रही थी कि उसका चुभता हुआ लहजा भी मोहब्बत जैसा लगने लगा है। बस आज के बाद कभी भी उनकी किसी बात को सीरियस मत लेना। वो अगर करीब भी आए तो ये देख लेना कि गलती कहाँ है और वो किस अंदाज में तुम्हें वार्निंग दे रही है। मुझे तो नहीं पता था कि जब मैं नहाकर निकलूंगी वो कमरे में मौजूद होंगे। मुझे भीगे हुए रूप में देखकर वो अपनी नजरें झुका भी तो सकते थे, या फिर मेरा दुपट्टा उठाकर मुझे चुपचाप दे देती, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर मेरे जज्बातों के साथ खेला। मेरे करीब आए। हो सकता है वह जानबूझकर मेरे करीब आए हों, मेरे दिल का हाल जानने के लिए। जब वह मेरे करीब आए थे तो उस वक्त कुछ पल के लिए मेरी हालत भी खराब हुई थी। सांसें बुरी तरह से तेज हुई थी। दिल की धड़कनों का शोर विक्रम ने भी बेखूबी सुना होगा। चेहरे पर फैली शर्म की लाली को भी उन्होंने अच्छे से देखा होगा। ओहो मेरे खुदा, मैं अपने जज्बात छुपाने में हार कैसे गई। कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैं उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। नहीं नहीं अनीता, ये तुम क्या सोच रही हो। आईने के सामने खड़ी वह खुद ही खुद बड़बड़ाए जा रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है। कुछ वक्त बाद उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। माया जी और बनवारी लाल जी के लिए खाना वो खुद अपने हाथों से ही बनाया करती थी। उबली हुई कद्दू की सब्जी और बिना मिर्च की दाल बनाई थी। साथ में सलाद और रायता तैयार किया और ट्रे सजाकर उनके कमरे में पहुंच गई। नौकरों ने उन्हें पहले ही कमरे में पहुंचा दिया था, जहां विक्रम भी बैठा हुआ था। शायद आज उसकी छुट्टी थी, इसीलिए वह आराम से अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था और उनके साथ वक्त गुजार रहा था। लेकिन अनीता की जान को मुश्किल में डाले हुए था। जब वो घर में नहीं होता था तो अनीता आराम से घूमती फिरती थी, और अब तो कुछ हद तक उसके होते हुए भी वह खुद को आजाद समझने लगी थी। मगर आज की उस हरकत के बाद वह उससे बचती फिर रही थी। खाने की ट्रे पकड़े अनीता के हाथ कांपने लगे। इससे पहले कि ट्रे जमीन पर गिर जाती, विक्रम ने आगे बढ़कर उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। इस तरह अनीता के हाथों ने ट्रे को थामा हुआ था और विक्रम के हाथों ने अनीता के हाथों को। अनीता ने विक्रम की ओर देखा, वो भी उसी की ओर देख रहा था। एक पल के लिए नजरों का टकराव हुआ और अनीता ने तुरंत अपना रुख मोड़ लिया। अनीता की नजरें फेर लेने को महसूस करते हुए विक्रम भी होश में आया और अनीता के हाथ से ट्रे लेकर मेज तक ले गया और अपने माँ बाप के आगे खाना सर्व करने लगा। बनवारी लाल जी खुद ही छोटे छोटे निवाले लेकर अपना खाना खाने लगे, जबकि माया जी को विक्रम अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खिलाने लगा। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। उसका बस चलता तो उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देता। उनके प्यार के खातिर ही वह इतना बड़ा कदम उठा गया था कि अनीता को इस घर में ले आया, वह भी अपनी पत्नी की हैसियत से। अनीता की आंखों में आंसू भरने लगे। वो तो उल्टे कदमों वापस लौट गई। माया जी और बनवारी लाल जी की वजह से वो इस घर में मौजूद थी। उन्हीं का ख्याल रखने के लिए अनीता को इस घर में लाया गया था। अब वो अच्छा खाने, पहनने और ओढ़ने के काबिल हो गई थी। उसने एक नई दुनिया देखी थी, शहर देखा था, शहर के लोग देखे थे, शहर की फिजाओं में घुली मिलावट को भी महसूस किया था और इंसानों की संगदिली की हदें देखी थी। उसने खूबसूरत पत्थर के जैसे इंसान भी देखे थे, जो अपने जज्बातों पर पूरी तरह काबू बनाए रखते हैं। ये सिर्फ माया जी और बनवारी लाल जी थी, जिनकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी। अनीता ने हमेशा सादा और साफ सुथरी जिंदगी जी थी, जिसमें खुशियां थी,
मोहब्बतें थी और रंग ही रंग थे। माँ बाप गरीब की मार सहते सहते ढेरों बीमारियों में उलझकर आखिरकार इस दुनिया से चले गए थे। पहले बाप इस दुनिया से गया और बाप का गम माँ को ऐसा लगा कि वो भी बिस्तर से लग गई। और बाप के मरने के 6 महीने के बाद ही अनीता की माँ भी उसे अकेला छोड़कर चल बसी। अनीता अपनी बुआ के यहाँ रहने लगी थी। घर के सारे काम करती, बदले में उसे 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़े मिल जाते थे। बुआ की लड़कियों के पुराने कपड़े चुपचाप पहन लिया करती थी। साथ ही कभी कभी बुआ की झिझकियां और फूफा के ताने भी सुनने पड़ते थे। वह बुआ की बेटियों से ज्यादा मुंह नहीं लगाती थी। घर में बहुत ही ज्यादा खुशहाली नहीं थी, लेकिन गरीबी भी नहीं थी। अनीता ने हमेशा थोड़े में ही भगवान का शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी गुजारने की आदत डाल ली थी। ज्यादा की इच्छा उसे कभी नहीं हुई। उस वक्त भी वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अनीता की बुआ कमला जी ने उस पर एक एहसान किया था कि उसका स्कूल नहीं छुड़वाया था, बस स्कूल बदलवा जरूर दिया था। पहले जो अनीता के माँ बाप जैसे तैसे करके उसे एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब उसकी बुआ ने उसे उस स्कूल से निकालकर एक सरकारी स्कूल में डाल दिया था। यहाँ पर भी अनीता ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सरकारी स्कूल में ही दिल लगाकर पढ़ने लगी थी। सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करना, फिर स्कूल के बाद भी पूरा घर समेटना उसकी ही जिम्मेदारी थी। वो घर के काम निपटाने के बाद फूल पौधों की देखभाल करती, परिंदों को दाना डालती। आंगन के बीचों बीच लगे नीम के पेड़ पर पड़ा हुआ झूला उसकी इकलौती तफरी थी। दोपहर को जब बुआ की बेटियां आराम कर रही होती, वह झूले पर बैठकर ऐसी खुश होती जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। हवाओं के साथ गर्मी भी काफी बढ़ गई थी। नीम के पत्ते आंगन में बिखरे हुए थे। कभी कभी तेज हवाएं चलने लगती तो सूखे पत्ते पूरे आंगन में फैल जाते, जिसकी वजह से अनीता बहुत परेशान हो जाती थी। उसका पूरा दिन साफ सफाई में गुजर जाता था। उस वक्त भी वो झाड़ू हाथ में लेकर सफाई कर रही थी जब बुआ की तेज आवाज सुनाई दी। अनीता, कपड़े भी धोने हैं, जल्दी करो। सारा दिन क्या सफाई ही करती रहोगी? बुआ की बात सुनकर उसके हाथों की रफ्तार तेज हो गई। कुछ समय बाद बुआ की बेटी निशा नफरत भरे लहजे में बोली, माँ, आपने क्यों एक मुफ्त की मुसीबत पाल रखी है? आप देखिए ना, जो आपने कपड़ों का जोड़ा इसके लिए लिया है, उन्हीं पैसों में हमारी चूड़ियां आ जाती। वैसे तो निशा अनीता से ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर जब भी बुआ अनीता के लिए कुछ नया खरीदती थी तो उसका यही रवैया होता था। अनीता का कपड़ों का जोड़ा बहुत सस्ता सा था, जबकि निशा और मंजू के जोड़े काफी महंगे थे। मगर फिर भी उनकी नजर में अनीता का कपड़ों का जोड़ा खटक रहा था। उनके ख्याल में अनीता को कपड़े लेने की जरूरत ही क्या थी? उसे तो सिर्फ घर का काम ही तो करना था। उसे कहीं आना जाना तो था नहीं, तो उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ती ही क्यों? क्योंकि पुराने कपड़ों से ही उसका काम चल जाता था। कमला जी ने निशा को झड़क कर चुप करा दिया। कमला जी सिर्फ अनीता पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि अपनी बेटियों को भी कभी कभी डांट दिया करती थी। मगर बेवजह की बातों का गुस्सा ज्यादातर उनका अनीता पर ही निकलता था। अनीता ने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने में लग गई। कमला जी की दोनों बेटियां निशा और मंजू टीवी के सामने जमी हुई थी। कुछ समय बाद निशा अखबार पढ़ने लगी। उसकी नजर एक विज्ञापन पर आकर रुक गई। अखबार में 30 साल के एक मर्द ने अपने रिश्ते के लिए ऐड दिया था। उसे अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए एक बीवी की जरूरत थी। दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं की गई थी, बल्कि घर वालों की आर्थिक मदद करने का भी वादा किया गया था। निशा ने मंजू की तरफ मतलब भरी नजरों से देखा और फिर
दोनों कमला जी के पास आकर उनके कान में कुछ खुसर खुसर करने लगी। कमला जी ने उनकी बात सुनी तो एकदम से नाराज होकर उन्हें डांटने लगी और किचन से बाहर निकाल दिया। दोनों बहनें मुंह बनाते हुए वापस आकर सोफे पर बैठ गई। तभी निशा की आंखों में शैतानी चमकने लगी और उसने मंजू की ओर देखा और फिर अपने दिमाग में आया हुआ एक प्लान उसे बताने लगी। मंजू की आंखें भी निशा की आवाज सुनकर चमक उठी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना ही पड़ता है। माँ ऐसे नहीं मान रही तो वैसे सही, जब उन्हें अनीता से जान छुड़ाने का इतना अच्छा मौका मिल रहा था तो वह इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। दोनों ही अपने इरादों को लेकर पक्की थी। जबकि बाहर कपड़े धोती अनीता को उनके मंसूबों की कोई खबर नहीं थी। अनीता कपड़े धोकर आई तो तेज धूप निकल आई। सूरज सर पर चमकने लगा था। वो अब अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी कि तभी निशा ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ करीबी दुकान से चिप्स और नमकीन के पैकेट लेकर आओ। अनीता ने हैरानी से देखा क्योंकि आज तक कमला जी ने उसे कभी भी इस तरह बाहर सामान लाने नहीं भेजा था। मगर निशा उसे 500 का नोट पकड़ाते हुए बार बार जोर दे रही थी, जल्दी जाकर सामान लेकर आओ। ना चाहते हुए भी अनीता ने निशा के हाथ से वो नोट थाम लिया और बाहर की तरफ चल दी। तभी निशा ने अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ की बात सुनकर सिर हिला दिया। अनीता दुकान पर गई और घबराते हुए जल्दी जल्दी नमकीन, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के पैकेट लेकर वापस लौट रही थी कि तभी बराबर वाले मकान से एक लड़का निकल कर आया और अनीता का हाथ पकड़ लिया। अनीता बहुत ही ज्यादा घबरा गई। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। उसके तो हाथ पांव फूल गए थे। वो जल्दी जल्दी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और उसी वक्त बाहर निकली हुई कमला जी ने ये मंजर देख लिया। अनीता का हाथ मोहल्ले के एक बदमाश लड़के के हाथ में देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए और हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग भी निशा की बात की पुष्टि कर रहा था कि वो एकदम से सन्न रह गई कि ना जाने उन्होंने अनीता की परवरिश में क्या कमी छोड़ दी। जब वह ऐसी निकली, उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा और गली में ही उसे एक तमाचा मारते हुए घर ले आई। अनीता रोते हुए सफाई देती रही, उन्हें बताती रही कि निशा ने ही उसे बाहर सामान लेने के लिए भेजा था। मगर कमला जी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कमला जी तो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब निशा उनके कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि मम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात अनीता के बारे में है। जब कमला जी ने निशा की बात सुनी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। निशा ने अपनी माँ को बताया कि अनीता बाहर गली में किसी लड़के से मिलती जुलती है और उससे खाने पीने की चीजें भी लेती है। जब दोपहर को सब लोग सो जाते हैं तो वह उसी बात का फायदा उठाती है। ये बात तो कमला जी भी जानती थी कि अनीता दोपहर को सोती नहीं है और ना ही अपने कमरे में रहती है। मगर अनीता की मासूम तबीयत जानने के कारण उन्होंने कभी इस बात की तहकीकात नहीं की थी कि अनीता दोपहर को क्या करती रहती है। निशा ने इस बात के साथ साथ फूफा को ये भी बता दिया कि हर रोज दोपहर को अनीता को नमकीन, चिप्स, मिठाइयाँ और चॉकलेट्स और दूसरी चीजें खाते हुए भी देखती है। मगर आज वो रंगे हाथों पकड़े जाने की तैयारी में थी, इसलिए उन्हें जगाने आ गई थी। और जब कमला जी ने बाहर निकलकर गली का मंजर देखा तो निशा की बात पर पक्की मोहर लग चुकी थी। निशा ने अनीता के लिए जाल बिछाया था और वो उस जाल में अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। आज वो पहली बार घर से बाहर निकली थी और उसी दिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। मगर तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। ना तो उसकी बात पर कमला जी विश्वास करने वाली थी और ना ही निशा ये बात मानने वाली थी कि उसे बाहर भेजने वाली वही थी। कमला जी ने पीट पीट कर अनीता को निहाल कर दिया और खुद अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। अनीता उनके भाई की बेटी थी जिसका उन्होंने हर तरह से ख्याल रखा था। बस कभी-कभी अपने पति की बातें सुनकर वो अनीता से सख्त जरूर हो जाया करती थी, मगर दिल से कभी उसका बुरा नहीं चाहा। इसी वजह से उन्होंने अखबार में रिश्ते वाला ऐड देखकर भी निशा और मंजू को डांट दिया था। जब वे अनीता की शादी उस लड़के से कराने की सलाह दे रही थी, अनीता जख्मों में चूर अपने छोटे से कमरे में पड़ी हुई थी, जबकि कमला जी अपने कमरे में पड़ी आंसू बहा रही थी। 2-3 दिन बीत चुके थे तो निशा और मंजू माँ के पास आई और उन्हें उस बात के लिए राजी कर लिया कि अखबार में दिए गए रिश्ते के इश्तिहार पर संपर्क करें और अनीता की शादी कर दें। इसी में हम सबकी भलाई है। सोचिए तो अम्मी, वो भी इज्जत के साथ इस घर से विदा हो जाएगी और साथ ही हमारे हाथ भी एक अच्छी खासी मोटी रकम आ जाएगी। आखिरी बात पर कमला जी ने अपनी बेटी को घूर कर देखा तो उसने जल्दी से बात बदल दी। मम्मी, वो बहुत अमीर लड़का है। अगर वो हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद कर देगा तो क्या बुरा है। लेकिन मंजू, इस एड में तो साफ लिखा है कि उसे सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा के लिए एक नौकरानी चाहिए जिसे वो सिर्फ बीवी का नाम देकर अपने घर पर बिठाना चाहता है ताकि बाद में कोई उससे सवाल जवाब ना कर सके। वो इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी, कम से कम वो इज्जत से अपने घर में तो रहेगी ना। यहाँ रही तो हमारी नाक कटवाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगी। मंजू को तो अपना ही फायदा नजर आ रहा था। भले वह अमीर आदमी मासूम सी अनीता को नौकरानी बनाकर रखता, उसे कोई फर्क नहीं था। कमला जी के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इससे पहले कि अनीता उनकी इज्जत को रौंदकर कोई और कदम उठा ले, बेहतर यही था कि उसकी शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए और अपने भाई भाभी की रूह के सामने खुद को शर्मिंदा ना होने दिया जाए। उन्होंने अखबार में दिए गए नंबर पर फौरन संपर्क किया और अगले दिन आकर सादगी से अनीता की शादी करके ले जाने की बात भी पक्की कर दी। विक्रम को जब उसकी सेक्रेटरी ने ये रिश्ता बताया तो वो एक पल को हैरान रह गया, मगर जब सेक्रेटरी ने बताया कि लड़की अपनी बुआ के पास रहती है, उसके माँ बाप नहीं हैं और इसलिए उसकी बुआ जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देना चाहती है, तो वो संतुष्ट हो गया। बुआ अनीता के पास आई और उसे बता दिया कि अगले दिन उसकी शादी है और उसे उसके ससुराल भेज दिया जाएगा। अनीता उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बुआ उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर बुआ के पांव पकड़ लिए, अपनी सफाई देने लगी। बुआ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे निशा ने ही पैसे देकर बाहर भेजा था, मगर अब बुआ को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। वह जल्द से जल्द बदनामी का ताज अपने सर से उतारकर फेंक देना चाहती थी। उनकी अपनी भी 2 बेटियां थीं। कल को उनके भी रिश्ते आने थे। अगर अनीता मोहल्ले में ऐसी हरकतें करती रही तो उनकी बेटियों के रिश्ते में रुकावट आ सकती थी। निशा और मंजू भी बहुत खूबसूरत थी, मगर अनीता का हुस्न उनसे कहीं ज्यादा था। जो मासूमियत अनीता के चेहरे पर नजर आती थी, वो निशा और मंजू दोनों के चेहरे पर नहीं थी। अनीता के चेहरे पर कुदरती हुस्न की झलक साफ नजर आती थी, जबकि निशा और मंजू ने तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने चेहरे की मासूमियत को खो दिया था। अगले ही दिन विक्रम अपने मम्मी पापा और चंद लोगों के साथ अनीता के घर में मौजूद था। खाने का इंतजाम भी उसने पहले ही कर दिया था।
होटल से खाने का ऑर्डर देकर अनीता के घर का पता लिखवा दिया था। इस तरह से उन लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। और शादी के बाद कुछ जोड़े कपड़े लेकर अनीता अपने ससुराल में आ गई। मगर शादी की पहली रात ही विक्रम ने उस पर उसकी हदें साफ कर दी। 18 साल की मासूम अनीता आंखों में उम्मीद लेकर आई थी कि शायद अब उसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। ये सुनकर उसकी वो उम्मीदें भी टूट गई। उसका शौहर उसे उसकी औकात दिखा रहा था। विक्रम ने उसे साफ लफ्जों में बता दिया था कि उसने उसे ब्याह कर इस घर में सिर्फ मम्मी पापा की देखभाल के लिए लाया है। वो अक्सर घर पर नहीं होता और नौकरों के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता था। परिवार का सदस्य नौकरों से ज्यादा ध्यान रख सकता है। इसी वजह से उसने शादी की थी और यहीं पर अनीता के ख्वाबों का महल जमीन पर गिर पड़ा। अनीता ने सच्चे दिल से माया जी और बनवारी लाल जी की सेवा शुरू कर दी। वह भी उससे बहुत मोहब्बत करने लगे थे और इस तरह से अनीता का दिल लग गया। मगर उसकी जिंदगी में जो मोहब्बत की कमी थी उसे सिर्फ विक्रम ही पूरा कर सकता था। और विक्रम उसे इस घर में लाने के बाद अपने माँ बाप की तरफ से बेफिक्र होकर लंदन चला गया। वहां भी उनका कुछ बिजनेस फैला हुआ था जिसे वाइंड अप करने में उसे खुद वहां जाना जरूरी था। और वो वहां जाकर अपने बिजनेस में ऐसा उलझा कि उसे पूरा 1 साल लग गया। लेकिन वह अपने माँ बाप की तरफ से बेफिक्र था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अनीता पर भरोसा था और उसके माँ बाप से भी उसकी बातचीत होती रहती थी। वो दोनों ही अनीता से बहुत खुश थे, लेकिन विक्रम को जल्द से जल्द लौटने की सलाह देते थे। वो दिल से अनीता को अपनी बहू स्वीकार कर चुके थे और वो चाहते थे कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजों पर बना हुआ था अब एक असल रूप धारण कर ले। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ले। माया जी तो दबे लफ्जों में अनीता को समझाती भी थी कि वह तुम्हारा पति है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। खूबसूरत हो, जवान हो और सबसे बड़ी बात, उसके माँ बाप तुमसे बहुत खुश हैं। एक मर्द को और क्या चाहिए। और वो नजर झुकाकर रह जाती। माया जी उसका सर अपनी गोद में रखते हुए प्यार से कहती, जब तुम ब्याहकर इस घर में आई थी उस वक्त तुम 18 साल की थी। मुझे भी लगता था इतनी जल्दी इस रिश्ते की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तुम 19 साल की हो चुकी हो। इस रिश्ते की शुरुआत करने में अब तुम्हें देर नहीं लगानी चाहिए। और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। विक्रम के नाम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन वो इसका इजहार ना तो विक्रम से कर सकती और ना ही अपनी सास माया जी से। कुछ समय बाद विक्रम लंदन से वापस आ गया। जब से विक्रम लंदन से वापस आया था उसकी नजरें अनीता पर फिसलने लगी थी। अनजाने ही उसकी नजर अनीता के नाजुक वजूद पर उठ जाती और फिर नजर पलटना भूल जाती। शायद इस मजबूत रिश्ते की डोर थी जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींचने लगी थी। विक्रम को हर पल उसका वजूद अपनी तरफ खींचता था। विक्रम को लड़कियों से एक अजीब सी चिढ़ होती थी। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। अब शादी करके अनीता को अपने घर लाया था तो उसे नजरअंदाज करने में बुरी तरह नाकाम हो रहा था। अनीता का मासूम हुस्न उसे बुरी तरह परेशान कर रहा था। विक्रम के सामने आने पर अनीता बुरी तरह से घबरा जाती थी और कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती कि कभी कभी विक्रम गुस्से के मारे दांत पीस कर रह जाता। मगर जिस तरह वो उसके माँ बाप का ख्याल रख रही थी उसके लिए उसकी हर हरकत को वो बर्दाश्त कर जाता था। मगर जब से उसने अनीता को सफेद लिबास में भीगा हुआ देखा था वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वो जानबूझकर अब वही जाकर बैठता जहां अनीता मौजूद होती। अनीता बहाने बनाकर उस जगह से खिसक जाया करती थी, मगर विक्रम फिर से वहीं पहुंच जाता जहां अनीता मौजूद होती थी।
उसका शर्माना, घबराना और एकदम से डर कर भाग जाना विक्रम को बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा था। अनीता जहां कभी भी होती विक्रम उस पर नजरें टिकाकर बैठा रहता। अनीता को लग रहा था कि ये सब कुछ वो उससे जानबूझकर तंग करने के लिए कर रहा है और किसी हद तक ये बात सही भी थी, क्योंकि विक्रम शायद ये बात समझ चुका था कि वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अनीता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज 16 जनवरी थी। आज के दिन अनीता ने अपनी माँ को खोया था। अनीता सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास थी। कई बार अपनी माँ को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आए थे, मगर वह उन्हें साफ कर गई थी, क्योंकि विक्रम के माता-पिता उसे जरा सा भी परेशान देखकर उससे दुगना परेशान हो जाया करते थे। बेशक कुदरत ने उसके सास ससुर के रूप में जैसे उसके सगे माँ-बाप उसे लौटा दिए थे, मगर जन्म देने वाली माँ की कमी अनीता का दिल बहुत बुरे तरीके से महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी बार-बार रोने पर वो मजबूर हो रही थी, इसलिए घर के कोनों में छिपती फिर रही थी। विक्रम ने उसकी उदासी देखी तो उससे पूछे बिना ना रह सका। क्या बात है अनीता? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आज तुम्हारा बर्ताव मुझे अजीब सा लग रहा है। विक्रम ने उसके बदले हुए रवैये को नोट किया। अनीता के लिए तो यही बहुत था। उसकी आंखों में कई आंसू आ गए। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। अनीता के रोने पर विक्रम घबरा गया। कुछ भी हो अनीता छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करती। यकीनन कोई बड़ी बात थी। उसने अनीता के हाथ उसके चेहरे से हटाए तो सफेद रंगत पर भीगी हुई आंखों का तिलिस्म उसे अपने जादू में जकड़ गया। विक्रम ने अनीता को अपने सीने से लगा लिया और उसका कंधा थपथपाते हुए उसे तसल्ली देने लगा, जबकि विक्रम के सीने में लगी अनीता की सिसकियों अब हिचकियों में बदल गई। वो जोर जोर से रो रही थी। विक्रम के तो हाथ पांव फूल गए। उसे अनीता के रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। सुबह से तो कोई खास बात भी नहीं हुई थी। क्या बात है अनीता? मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? क्या तबीयत ज्यादा खराब है? आखिर इतना क्यों रो रही हो? उसे खुद से अलग करते हुए विक्रम ने नरमी से उसके आंसू पोंछे। कुछ नहीं, बस माँ की याद आ रही है। सिसकियों के बीच अनीता ने बताया और विक्रम एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसे थोड़ा सा सुकून हुआ कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। वह अपनी माँ को लेकर परेशान थी। कोई बात नहीं, तुम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो। हम आज मंदिर भी जाएंगे। विक्रम ने उसे तसल्ली दी। तभी उसकी सेक्रेटरी का फोन आ गया। वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए उसे ऑफिस बुला रही थी। अनीता को इस हाल में छोड़कर जाने का विक्रम का दिल नहीं कर रहा था, मगर ये भी एक मजबूरी थी, उसे जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो अनीता को तसल्ली देना नहीं भूला। वो ऑफिस चला गया तो अनीता लॉन में आकर बैठ गई। सर्दी हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी, मगर उसे मौसम की परवाह नहीं हो रही थी। उसे फूफा की दी हुई जातियां याद आ रही थी। कहते हैं इंसान जब दिल दुखी होता है तो किसी एक पर दुखी होकर नहीं रोता, बल्कि हर उस दुख पर रोता है जो उसे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मिला हो। अनीता का भी उस वक्त यही हाल था। वो अपनी जिंदगी में मिले हर एक दुख पर रो रही थी। बादलों ने सारे आसमान को घेर रखा था। बिजली जोर से चमकने लगी थी, मगर अनीता वहीं पर बैठी रही। वो अपने दुखों को आंसुओं में बहाती रही। जब बारिश तेजी से बरसने लगी, तब भी वह वहां से नहीं हिली। उसके जिस्म में अचानक तेज दर्द होने लगा। पूरे शरीर में कंपकंपी होने लगी। उसके सिर में दर्द की टीशें उठ रही थी। वह बहुत मुश्किल से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में आकर बंद हो गई। मुश्किल से उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर गई। सर्दी से उसका पूरा बदन टूट रहा था। विक्रम रात को मीटिंग से फ्री होकर घर आया। उसकी नजरें अनीता को ढूंढ रही थी,
मगर वह उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने मम्मी पापा के कमरे का रुख किया, क्योंकि उसके आने से पहले वो वही सोती थी। बनवारी लाल जी सर्दी से कांप रहे थे और उन्हें बुरी तरह खांसी लग चुकी थी। वो जल्दी से पापा की हालत देखकर उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें सीधा करके बिस्तर पर लिटा दिया। क्या बात है पापा, आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है? और अनीता कहाँ है? माया जी ने अपने घुटनों पर दवा लगा रही थी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रही, उन्हें घुटनों का दर्द परेशान करता था और हर रात सोने से पहले अनीता उनके घुटनों की मसाज जरूर करती थी। लेकिन आज वह खुद ही अपने घुटनों की मसाज कर रही थी। जिस पर माया जी ने कहा, पता नहीं विक्रम, मैंने भी उसे काफी आवाजें दी मगर वह कमरे में ही नहीं आई। शायद अपने कमरे में आराम कर रही होगी। माया जी ने क्रीम का ढक्कन बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए नॉर्मल से लहजे में ये बात कही, मगर विक्रम को बहुत गुस्सा आ गया। आज ही उसने अनीता को जरा सी तवज्जो दी थी और आज ही उसने मम्मी पापा का ध्यान रखना छोड़ दिया। वो शायद इसी इंतजार में थी कि विक्रम उसे तवज्जो दे और वह उसके मम्मी पापा को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे। उसने खुद ही बनवारी लाल जी को दवाई दी और गुस्से से सुलगते हुए दिमाग के साथ कमरे से बाहर निकल आया और फिर अनीता के कमरे में गया। अनीता सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो गुस्से भरे अंदाज में आगे बढ़ा, अनीता के जिस्म से कंबल उतार कर दूर फेंक दिया। अनीता हड़बड़ाकर उठने लगी, मगर जोर का चक्कर आने की वजह से दोबारा बिस्तर पर गिर गई। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झंझोड़ना चाहा, मगर अनीता की कलाई बेहद गर्म हो रही थी। उसने जल्दी से अनीता को सीधा करके लिटाया और उसके माथे पर हाथ रखा। अनीता तो बुखार से बुरी तरह से तप रही थी। उसके पूरे शरीर में कंपकपी थी, गीले बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। अनीता उठो, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बारिश में भीगती रही हो? विक्रम ने उसका चेहरा थपथपाते हुए नरमी से पूछा, मगर वो बेसुध होती पड़ी रही। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। वो चाहते हुए भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। विक्रम जल्दी से किचन में भागा और वहां से गर्म दूध के साथ दवा लेकर अनीता के कमरे में वापस आया और उसे दूध के साथ दवाई दी। मगर अगले ही पल अनीता को उल्टी आ गई। उसने दूध और टेबलेट बाहर उगल दी। अब विक्रम और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। बाहर मौसम हद से ज्यादा खराब था। वो उसे कहीं अस्पताल भी लेकर नहीं जा सकता था, जबकि सर्दी की वजह से अनीता के दांत बज रहे थे। उल्टी करने की वजह से अनीता के सारे कपड़े भी खराब हो चुके थे। विक्रम जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और अनीता के कपड़े निकाल कर लाया, मगर अनीता में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने कपड़े खुद बदल सके। विक्रम ने उसका दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रख दिया और उसके कपड़े बदलने लगा। जैसे ही उसका हाथ उसके नरम नरम जिस्म को छूता, उसके दिल में कोमल और भावुक भावनाएं उमड़ने लगती। मगर अनीता की हालत को देखते हुए उसने खुद पर काबू बनाए रखा और फिर जल्दी से उसके कपड़े बदलकर उसे बेड पर लिटा दिया और कंबल उड़ा दिया। मगर अनीता को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और क्या नहीं। अनीता के वजूद को गर्म करने का अब उसके पास एक ही तरीका था। वो धीरे से अनीता के कंबल में घुस गया और उसके शरीर को अपने सीने से लगा लिया। अनीता का बुखार हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो ना कुछ खा रही थी और ना ही उसे बाहर अस्पताल लेकर जाया जा सकता था। विक्रम अजीब सी उलझन में फंस चुका था। फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतारी और अनीता के शरीर को अपने सीने से चिपका लिया। अनीता का कांपता हुआ शरीर विक्रम के बदन की गर्मी पाकर धीरे से उसके सीने में लिपट गया।
कुछ वक्त बाद उसने अनीता को हर पर्दे से आजाद कर दिया ताकि अपने शरीर की गर्मी उसे पहुंचा सके। जब उसका गर्म शरीर विक्रम को अपने सीने पर महसूस हुआ तो जैसे अंगारे से जल उठे। वो उसके वजूद की सारी गर्मी अपने वजूद में उतारने लगा। नाजुक धड़कनें विक्रम के जोड़े सीने से सटी हुई थी। उसके जज्बातों में तूफान मचने लगा। बिना सोचे समझे उसने अपने तपते हुए होंठ अनीता के माथे पर रखे और फिर उसके चेहरे पर हर जगह अपना स्पर्श छोड़ने लगा। वो उसकी गर्दन पर झुका और वहां भी अपनी छाप छोड़ने लगा। धीरे से अपना हाथ अनीता की पीठ पर ले जाते हुए उसने एक ही पल में उसके हुक खोल दिए और वह आखिरी छोटा सा कपड़ा भी उसके शरीर से हटा दिया। अब वो पूरी तरह से उसके वजूद की नरमियों में डूबने लगा। जब उसने अपने होठों से अनीता को मुलायम धड़कनों को छुआ तो बेहोशी की हालत में भी अनीता के होठों से एक सिसकी निकली थी जिसे विक्रम ने अपने होठों में कैद कर लिया। दोनों की सांसें गर्म होती जा रही थी। अनीता के जिस्म को विक्रम का वजूद गर्मी देने लगा था। बाहर बारिश जोरों से बरस रही थी जबकि विक्रम की मोहब्बत की बारिश में अनीता धीरे धीरे भीगती जा रही थी। अब अनीता की कंपकपाहट थोड़ी दूर हो गई थी। वो अनीता से थोड़ा पीछे हटा मगर अनीता फिर से उसके वजूद में सिमटने लगी। विक्रम अनीता की बीमारी और बेसुधी के दौरान कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अनीता बाद में ये सोचे कि उसने उसकी बीमारी का फायदा उठाया। मगर जिस तरह से अनीता उसके करीब आ रही थी उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। उसने अनीता का सिर तकिए पर रखा और फिर उसे कंबल उड़ाते हुए किसी घटा की तरह उस पर छाने लगा। वो जज्बातों की रो में बहता जा रहा था जबकि अनीता भी अब पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। उसकी ठंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो विक्रम की संगत को महसूस करने लगी थी। उसकी मदहोशी भरी आंखें विक्रम के चेहरे पर टिकी हुई थी और विक्रम उन आंखों पर एक एक करके अपने होठ रख देता। दोनों के जिस्म एक दूसरे की गर्माहट को महसूस कर रहे थे। विक्रम ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और अपने तपते हुए होठ अनीता के कंधे पर रख दिए और फिर कंधों से होता हुआ वह नीचे धड़कनों तक आ गया। एक एक धड़कन को छूता हुआ वह अब नीचे वैली की ओर बढ़ रहा था। वैली बटन पर अपने लब रखता हुआ वह अनीता को मचलने के लिए मजबूर कर चुका था और जब विक्रम थोड़ा सा नीचे और बढ़ा तो अनीता के मचलते हुए शब्दों से उसे अपने कानों में सुनाई दिए, विक्रम प्लीज होश में आइए। मैं होश में हूँ अनीता, पूरी तरह होश में, और जो हो रहा है उसे होने दो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से शुरू करना चाहता हूँ। जरा सा सिर ऊपर उठाते हुए उसने अनीता को तसल्ली दी और फिर से धीरे धीरे उसके वजूद की नरमियों में उतरता चला गया। उस दिन अनीता की भीगी हुई हालत में देखने के बाद विक्रम का उसके करीब आने का दिल चाहने लगा था मगर उसने खुद पर काबू रखा था। आज उसके पास सारे मौके थे। विक्रम अब उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थामे उसे मोहब्बत से निहार रहा था। विक्रम ने अनीता की ठोड़ी को छू लिया और फिर उसके होठों पर झुक गया। अनीता ने अपनी बाहों की मजबूती से विक्रम की कमर के चारों ओर बांध रखा था। विक्रम के हाथ धीरे धीरे उसके शरीर पर सरकने लगे और फिर दोनों वक्त की कैद से आजाद होकर एक दूसरे के वजूद में खो गए। रात भीगती जा रही थी और अनीता और विक्रम के जिस्मों में सुकून उतर रहा था। खुशी का एक अजीब सा एहसास था जो दोनों के वजूद में उतरता चला जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे की अधूरी खुशियों को पूरा कर दिया और एक दूसरे के साथ खुशनुमा जिंदगी गुजारने की सोच लिए। एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह बेहद हसीन थी। अनीता विक्रम के सीने पर सिर रखकर सो रही थी
जबकि विक्रम ने भी उसके चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बना रखा था। रात को जिस तरह विक्रम ने अनीता का ख्याल रखा था, उसे सब याद था। अनीता ने उठकर बिस्तर से निकलना चाहा, तो विक्रम ने उसकी कलाई थाम ली और कहने लगा, तुम्हारी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और तुमने मुझे कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा। अनीता ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहने लगी, मुझे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि किसी को कॉल कैसे करते हैं। उसकी बात सुनकर विक्रम हैरान रह गया, मगर अपनी हैरानी का इजहार नहीं किया, क्योंकि वह अनीता को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अनीता की पिछली जिंदगी के बारे में वो अब गहराई से सोचने लगा। आज तक अनीता के मायके से कोई भी उसकी खैर खबर लेने नहीं आया था, और ना ही शादी के बाद विक्रम से कोई मांग की थी। बेशक अनीता के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मगर जिस बुआ ने उसे बचपन से पाला था, उनके दिल में भी अनीता के लिए मोहब्बत का कोई एहसास नहीं जागा। अनीता नहाकर नीचे जा चुकी थी और नाश्ता बनाने के बाद माँ बाबा को नाश्ता करवा रही थी, जब विक्रम भी नहाने के बाद नीचे आ गया। वो अनीता की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अनीता के चेहरे पर भी शर्मीली सी मुस्कान आकर ठहर गई। वो रात भर के वाक्य के बारे में सोचकर जी भरकर शर्म से लाल टमाटर हो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर लहरा रहा था, जब वो ठंड की शिद्दत से मजबूर होकर बार बार विक्रम के सीने में लिपट रही थी। उसके चेहरे की लाली माया जी से छुपी नहीं रह सकी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट दौड़ गई कि उनके बेटे ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ली है। अब बस उनकी एक ही ख्वाहिश बाकी बची थी कि जल्द से जल्द उनकी गोद में विक्रम का बच्चा खेले। विक्रम नाश्ता करने के बाद चुपचाप घर से निकल गया। उसने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहा है। वो अनीता के मायके गया था। वह उसको वजह मालूम करना चाहता था कि आखिर उन्होंने अनीता से इस तरह रिश्ता क्यों तोड़ दिया। पहले उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अनीता कौन है, कहाँ से आई है और उसका बैकग्राउंड क्या है, मगर अब वह उसे सच्चे दिल से अपनी बीवी मान चुका था और उससे मोहब्बत भी करने लगा था। अब उसके बारे में हर एक बात जानना उसके लिए जरूरी हो गया था। वो अनीता के घर में दाखिल हुआ तो निशा और मंजू बुरी तरह से चौंक पड़ी। अनीता और विक्रम की शादी एक साजिश का नतीजा थी, मगर यह साजिश करने के बाद दोनों बहनें बुरी तरह पछता रही थी, क्योंकि जब उन्होंने विक्रम को देखा था तो उनके सीने में जलन की आग भड़क उठी थी। अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसा खूबसूरत और अमीर इंसान कौन नहीं चाहेगा, मगर वह अपनी नादानी में विक्रम को अनीता की झोली में डाल बैठी थी। अब उन्हें रह रहकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, मगर अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। अगर माँ को सारी बात बता भी देती, तब भी विक्रम अब उनके हाथ आने वाला नहीं था। विक्रम को देखते ही उन्होंने गर्म जोशी से विक्रम का स्वागत किया। विक्रम को देखते ही बुआ भी अनीता की याद में रोने लगी। उनकी आंखों में नमी उतरने लगी, मगर उन्होंने खुद पर काबू कर लिया और विक्रम को बैठने का कहते हुए निशा और मंजू को खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। विक्रम अनीता की बुआ के सामने बैठा और धीरे से कहने लगा, आप अनीता की बुआ लगती हैं। विक्रम की बात पर बुआ ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे अपने मम्मी पापा की सेवा के लिए एक लड़की की जरूरत थी और इसी मकसद से मैंने अनीता से निकाह किया था। दहेज ना लेने और लड़की के घर वालों की मदद करने का वादा भी किया था, और ये शर्त मैंने इसीलिए रखी थी ताकि मेरी बीवी मेरे मम्मी पापा की सेवा में कोई भी कमी ना छोड़े। विक्रम ने अपनी बात पूरी करने से पहले भूमिका बांधी थी तो बुआ का दिल सिमट गया कि कहीं अनीता से कोई गलती तो नहीं हो गई।
या फिर उन्होंने अनीता को किसी गलत इंसान के हवाले तो नहीं कर दिया। वो सोच में पड़ गई थी, जबकि विक्रम ने अपनी बात जारी रखी हुई थी। अनीता से निगाह करके जब मैं उसे अपने साथ ले गया, तो उसने मम्मी पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अब मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उसे पूरे सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें। मगर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैंने जो भी ऑफर आप लोगों को दिए, उसके पीछे मेरा एक निजी मकसद था कि मेरे मम्मी पापा को एक नेक और सेवा भाव वाली बहू मिल जाए। लेकिन आपने अपनी ही भतीजी की शादी मेरे साथ करने के बाद उसका कभी हाल चाल क्यों नहीं जाना? क्या मैं इस बात की वजह जान सकता हूँ? विक्रम सादगी से बुआ से सवाल कर रहा था, मगर उनके तो पसीने छूट गए। अगर वह सच बता देती तो यकीनन अनीता का रिश्ता खतरे में पड़ सकता था। उन्होंने यही सही समझा कि वह खुद को ही बुरा बना ले। तब उन्होंने कहा कि अनीता हमारे लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसलिए जब आपका रिश्ता देखा तो मुझे यही सही लगा कि अच्छा रिश्ता है, अनीता की शादी कर दी जाए। अनीता की नेचर शुरू से ही सेवा भाव वाली है, इसलिए मुझे यकीन था कि वह आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी और आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। बुआ ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी निशा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आगे बढ़ी। विक्रम ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया और फिर बुआ से विदाई के शब्द कहने लगा, जबकि निशा अपनी माँ से नजरें बचाकर बाहर के आंगन में निकल आई। उसके दिमाग में अब एक और ही शैतानी योजना आ गई और अब तो उस पर अमल करने की भी सोच रही थी। जैसे ही विक्रम बाहरी गेट की तरफ बढ़ा, तो निशा जल्दी से उसके रास्ते में आ गई और कहने लगी, बेशक आप बहुत हैंडसम हैं और चेहरे से शरीफ आदमी लगते हैं, मगर जो लड़की आपको मिल गई है ना, तौबा तौबा। माँ ने भी ना बहुत जुल्म किया है आप पर। एक ऐसी लड़की को आपके साथ बांध दिया जिसके गली गली में अफेयर थे। खुद को बदनामी से बचाने के लिए माँ ने उसका निकाह आपसे करवा दिया। क्या वो आपके घर में होते हुए भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चला रही है? निशा ने अफसोस के अंदाज में सिर झटक दिया, जबकि उसकी बात सुनकर विक्रम हैरान रह गया। उसका दिल किया कि सामने खड़ी हुई लड़की के चेहरे पर दो थप्पड़ जड़ दे। अनीता की मासूमियत का वो खुद गवाह था। उसके किरदार पर शक वह मरकर भी नहीं कर सकता था और उस यकीन पर पक्की मोहर रात को ही लग चुकी थी जब वो अनीता के करीब गया था और उससे अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वो वाकई ही मासूम सी कली थी जिसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द और उसे छूने वाला मर्द सिर्फ वही था। वो जानता था अनीता बेगुनाह है, मगर सामने खड़ी लड़की की बकवास ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। बकवास बंद करो अपनी। क्या मैं नहीं जानता? तुम्हारे चेहरे पर जलन के निशान साफ नजर आ रहे हैं। तुम अनीता से जलती हो, इसीलिए मुझे उसके किरदार के बारे में शक में डालकर उसका घर बर्बाद करना चाहती हो। मगर मैं उन मर्दों में नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आकर अपनी बीवी के किरदार पर शक करे। हाँ, तुम्हारे किरदार पर मुझे शक जरूर हो रहा है, क्योंकि इंसान दूसरों को भी अपने ही आईने से देखता है। विक्रम की इन बातों ने निशा के तन बदन में आग लगा दी और वो गुस्से से कहने लगी, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मोहल्ले के उस घर में जाइए और वहां जाकर पूछिए कि अनीता का उस लड़के से क्या रिश्ता था। निशा को लगा था कि मोहल्ले का वो आवारा लड़का अब भी अनीता के साथ अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोल देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। विक्रम को किसी गवाही की जरूरत नहीं थी, मगर निशा खुद ही जाकर बराबर वाले घर से राज को पकड़कर ले आई और विक्रम के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
लेकिन उस लड़के ने विक्रम को साफ साफ बता दिया कि ये सब निशा की साजिश थी, जिसके नतीजे में अनीता की शादी आपसे कर दी गई। विक्रम ने एक नजर निशा पर डाली और फिर उसके पीछे खड़ी अनीता की बुआ को देखा, जिनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो तो यहाँ इसीलिए आई थी कि विक्रम को समझा सके और उसे कहे कि वह अनीता की नादानी को माफ कर दे और उसे अपनी जिंदगी से ना निकाले। मगर यहाँ आकर तो उन्हें कोई और ही सच्चाई का पता चला। अनीता का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था। इसका मतलब अनीता उस दिन बिल्कुल सच कह रही थी। उन्होंने एकदम से अपने सीने पर हाथ रखा। विक्रम एक नज़र उन पर डालकर घर चला गया और फिर कुछ देर के बाद अनीता के साथ वापस लौटा। बुआ ने अनीता के सामने हाथ जोड़ रखे थे, जबकि अनीता बहती आंखों के साथ उन्हें खुद से माफी मांगने से लगातार रोक रही थी। कुछ वक्त की माफी के बाद अनीता और उसकी बुआ हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि निशा शर्मिंदगी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी अपनी ही माँ अब उससे नफरत करने लगी थी और उसके लिए यही सजा काफी थी। विक्रम ने आज उसके किरदार पर लगे एक एक दाग को धो डाला था। वो बहुत ही मोहब्बत से विक्रम की ओर देख रही थी। विक्रम ने अनीता को उसका मायका लौटा दिया और वह बहुत खुश थी। बेशक उसके सब्र और वफा का फल ईश्वर ने उसे बेहतरीन रूप में दिया था। अब आगे की जिंदगी बेहतर हसीन गुजरने वाली थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।